टाइम हो चुका है बेटा। अगर बाकी स्टूडेंट से कांटेक्ट है तो उनको मैसेज कर दें। सेशन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, ताकि वो जल्दी ज्वाइन करें तो हम कंप्लीट करें अपना लेक्चर। व्हाट्सएप ग्रुप जो है अभी जिसने बनाया था इर्तिज़ा, मैसेज कर दो यार, ग्रुप के अंदर के जो है सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। जी सर, मैं कर देता हूँ। जी सर। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सेट के पास स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। ओके, तो अभी जाने से पहले हमने जो है नमाज ब्रेक से पहले देखा फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ और जो है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में अगर आप देखोगे तो आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ जो चीज़ें होती हैं उनका ज़िक्र किया गया है, वो उन चीज़ों को मिला के फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ बनाया जा रहा है। मसलन कम्युनिकेशन को देखें तो कम्युनिकेशन जो है हमारी क्लाइंट के साथ होती है, डेवलपर के साथ होती है, हमारा जो यूज़र है उसके साथ होती है। ये सारी जो टीम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टीम के साथ भी कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, एचआर के साथ, आपकी प्रोग्रामर्स के साथ, आपकी जो रिस्पेक्टिव आपकी जो मार्केटिंग टीम है उसके साथ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जो टीम है उसके साथ। तो इन सबको अलग अलग नहीं कहा गया, इन सबको जमा करके एक साथ एक वर्ड बना दिया कम्युनिकेशन, और उसको पार्ट बना दिया फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ का। इसी तरीके से प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, ये सारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ जो कंबाइंड एब्स्ट्रैक्ट वर्जन जो है उनका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ बनाता है। लेकिन अगर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है उसके उससे रिलेटेड जो सारी बातें हो रही हैं, उसी की जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसका ज़िक्र है। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट जो है उसको ट्रैक कैसे किया जाए और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कैसे हम ले ला सकते हैं, टेक्निकल उसके रिव्यूज़ कैसे होंगे, मेजरमेंट क्या होगी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होगी, रीयूजेबिलिटी क्या होगी, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन क्या होगा। तो इन दोनों के अंदर इसमें आई गेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रॉड आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप खुद समझ सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे अभी आपको समझाई उससे रिलेटेड। लेकिन इनको समझने के लिए हम एक लिंक का यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे है, जिसमें आपको जो है इन डिटेल आपको एक व्यू दे देता है कि वो चीज़ क्या कहती है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड ट्रैकिंग आता है। आप अगर चाहें तो रीड कर लें, या तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लें। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल के अंदर जो है आपके पास उस एक्टिविटी का जिक्र होता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट की प्लान जो है, जो आपने स्केड्यूल बनाया है,
उसको फॉलो करते हो, और अगर आपका जो प्लान है वो उससे उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे, उससे पीछे चल रहे हो, तो उसको कैटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएं। तो ये सारा जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बेटा वही बात आती है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उसके एनालिसिस, और उसके अगर रिस्क अगर होता है जैसे सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा है किसी भी किस्म का, तो उसको हैंडल करने के लिए जो है क्या हमारे पास मेजर्स होंगे, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको हम रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। सॉफ्टवेयर जो हमारे पास डेवलप हो रहा है उसकी उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, उसमें कौन कौन से फेजेज़ या एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे पास वो रिक्वायर्ड होंगी, उसको हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस में देखते हैं, जिसका नाम SQA भी है, शॉर्ट फॉर्म। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ हम क्या करते हैं, हमारी जो डेवलपिंग टीम होती है या टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसकी रेगुलर मीटिंग्स जो हैं उसको, अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ को बात करें कि उसमें क्या क्या डिस्कस होगा, कब कब मीटिंग होगी, किस किस से मीटिंग होगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, कस्टमर का क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकल रिव्यूज़ में आ जाती हैं। उसके बाद मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है लेकिन स्लाइड्स के अंदर जो है यहाँ पे आपको मेजरमेंट के साथ साथ ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी उसका कह रहा है, ठीक है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्या होगा, आपके पास जो आप अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो उसकी मेजरमेंट के, यार सॉफ्टवेयर जो है मुझे कितने एक्सपेंस में पड़ेगा बनवाने के लिए। इसी के साथ साथ मैं अगर डेवलपर्स की टीम रखता हूँ तो उसकी मेजरमेंट के कितने मुझे डेवलपर्स ज़रूरी होंगे। इसी तरीके से मेरे पास जो है मेरा ईयरली टारगेट जो है मुझे अचीव करना है, तो मुझे कितने सॉफ्टवेयर अपनी प्रोडक्ट लाइन में डिस्पैच करने हैं एनुअली। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ों का जिक्र है, वो चीज़ों का जिक्र नहीं है जो मैंने आपको बाकी चीज़ें भी बताई हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर कंफर्मेशन मैनेजमेंट कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसका जो प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसका थ्रूपुट अपने टाइम पे आ रहा है, उतना है भी कि नहीं, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, कि अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है बाद में रीयूजेबल भी बन सके। मतलब अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे जो है कैलकुलेटर बना के दो, तो मैंने कैलकुलेटर बना दिया। अब मेरे पास कोई आता है कि मुझे फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो बना के दो, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो कैलकुलेटर था उसका कोड मेरे पास मौजूद है, मैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या पॉइंट ऑफ सेल में सिर्फ वो कैलकुलेटर का कोड डाल दूंगा, दोबारा से वो कोड नहीं करूँगा। तो ये रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट कराती है। इसके अंदर जो आप काम करेंगे इसको हैंडल करने के लिए, या जो आप इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ये सारी रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट में आ जाती है। उसके बाद वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। अब एक बार हमारे पास सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच होने हैं, उसमें क्या फॉर्म्स बनेंगी, कौन कौन से लिस्ट होंगी, उसमें क्या लॉग्स होंगे, कौन सा यूज़र उसको इस्तेमाल करेगा। एक तरीके से समझें कि डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र मैनुअल जो है आपके सॉफ्टवेयर का, इसमें जो बनाने में इसमें जो चीज़ें दरकार होती हैं या प्रोसेसेस की एक्टिविटीज़ जो दरकार होती हैं या इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम इसके अंडर पढ़ते हैं। तो अब आई होप कि आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़, और हर एक एक्टिविटी जो है वो क्या मतलब रखती है उसका। अच्छा जी, अब बात आती है मैनेजमेंट मेट्स। ये जो है, ये बात हो सकता है कि आप लोगों ने भी फील की हो कि जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होता है तो मैनेजमेंट जो है उसके उसके जहन में कुछ अपने ही अपने ही नज़रिए होते हैं, अपने ही ख़यालात होते हैं, अपने ही कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि वी ऑलरेडी हैव स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, इज़न्ट दैट इनफ। मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है। अब मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि भाई हमारे पास एक क्लाइंट है, इसको ये सॉफ्टवेयर बना के देना है। अब क्या होगा, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में लग जाओगे, उसके प्रोसेस वगैरह में लग जाओगे। वो क्या कहेंगे, भाई इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे पास पहले से जो है सॉफ्टवेयर आप बनाते आ रहे हो। अब जब नया सॉफ्टवेयर बनाने को आपको कहा जा रहा है तो ये सारा काम दोबारा से क्यों करा जा रहा है, हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स तो मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है उसी के प्रोसीजर्स उसी के स्टैंडर्ड्स जो हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हों, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, इफ़ आर बिहाइंड स्केड्यूल, अगर हम अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं,
तो हम ज़्यादा प्रोग्रामर्स लगा देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसमें क्या है, जितने ज़्यादा नए प्रोग्रामर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा उनको समझाने में और फिर उनकी गलतियाँ सुधारने के अंदर। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है। इसी तरीके से अगर जो है मैं अपना प्रोजेक्ट किसी और को दे दूँ, मतलब मेरे पास काम आया, मैंने वो काम लेके किसी और को प्रोग्राम करने के लिए दे दिया, मैं जो है बीच में सिर्फ डिलीवरी का काम करूँगा और जो है पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो ये भी जो है आपके पास प्रॉब्लम वाली बात है। ये भी एक मेथ है कि सिर्फ कोड करना उसकी डेवलपमेंट का अंदर साइकिल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है, ये सारा पार्ट होती हैं आपके एक प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का। तो इट्स नॉट जस्ट थिंग कि आपने कोड किसी और को करने को दे दिया, अब आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। ठीक है। इसके बाद कस्टमर के कुछ मेथ्स होते हैं, कस्टमर के कुछ ख्यालात होते हैं। पहला ख्याल क्या है उसका कि अगर मैं सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन बता दूं कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर पका पकाया मुझे मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, वही एग्जांपल आपको दूंगा कि एक आपके पास अकाउंटेंट आया, उसने कहा कि मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अब उसने ये नहीं बताया कि मुझे जनरल एंट्रीज का टेबल भी चाहिए, मुझे जो है क्रेडिट डेबिट की एंट्रीज भी चाहिए, मुझे जो है बैलेंस शीट की रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट भी चाहिए। उसने सिर्फ ये कहा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब वो आया, आपने उसको बना के दिया, तो उसने आपको पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो गलती किसकी थी बेटा? गलती यहाँ पे कस्टमर की थी कि उसने अपनी सारी डिटेल्स जो है आपको नहीं दी। तो ये जो है हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी सॉफ्टवेयर किसी से बनवाने पे कस्टम आप ऑर्डर पे लेते हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ज़रूर अच्छे से परफॉर्म करना। नहीं तो एट द एंड वो आपसे कहेगा कि ये तो चीज़ मैंने मांगी ही नहीं थी। उसके बाद जो है क्या कहता है, दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आपने एक बार रिक्वायरमेंट दे दी, सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया, उसके बाद कस्टमर के जहन में आया कि अच्छा यार, मुझे तो फ़लाँ चीज़ भी जो है इसमें ऐड करवानी थी, तो क्या हुआ, मैं अब जाके बता देता हूँ, अब हो जाएगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके पास एक ख़तरे वाली बात होती है। ये आपको आपके प्रोजेक्ट को कहाँ ले जाती है, फॉल्ट पॉइंट पे। फॉल्ट पॉइंट कौन सा है? जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर कभी भी बनता ही नहीं है। वहाँ से एक बार चला गया उसमें, तो वहाँ से कभी भी रिटर्न आपके पास नहीं होगा और वो सॉफ्टवेयर कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। बहुत मुश्किल है कि वो रिटर्न हो। तो ये जो है क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जब आप एक बार प्लान कर चुके हैं कि मुझे एक चीज़ इस तरीके से बनानी है, अब उसमें नई कोई चीज़ आपको डालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग शुरू से करनी पड़ेगी। बीच में कोई भी चीज़ डालना जो है नुकसानदेह होता है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, जो प्रोग्रामर होता है, उसके भी कुछ मेथ्स होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं जो कि गलत होते हैं। वो क्या है कि वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन आई एम डन। क्या मतलब, एक बार मैंने प्रोग्राम कोड कर दिया, उसके बाद मैं फ्री हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं है। जबकि देखा गया है कि 60 टू 80% जो है उसका काम तब बढ़ता है जब एक बार सॉफ्टवेयर बन के कस्टमर के पास जाता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई इसमें ये चीज़ें मिसिंग हैं या ये चीज़ें गलत हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कोड जब भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपका एक्चुअल काम तब स्टार्ट होगा जब आप एक बार उसको यूज़र को डिस्पैच कर दोगे, तब आपका काम असल शुरू होगा। उसके बाद दूसरा मेथ क्या है कि एक, जब तक मैं अपने प्रोग्राम को पूरा कोड ना कर लूँ, पूरा कंप्लीट ना कर लूँ, तब तक मैं उसकी क्वालिटी को जो है चेक नहीं कर सकता। तो ये भी गलत बात है बेटा। आप क्या कर सकते हो, अपने मॉड्यूल्स बेसिस पे जो है फॉर्मल डिज़ाइन के अपने रिव्यूज़ कर सकते हो, बनाते वक्त ही साथ फॉर्मल कोड के रिव्यूज़ भी कर सकते हो। टेस्टिंग फर्स्ट अप्रोच की जो है अप्रोच भी आप ले सकते हो। प्रोटोटाइपिंग का आप जो है उसको भी टेस्ट कर सकते हो। वैलिडेट जो है रिक्वायरमेंट्स को, उनको भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा मिसकंसेप्शन, द ओनली डिलीवरेबल इज़ द प्रोग्राम इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था, उसका जो कोड है, उसकी जो एक्जी बनी थी या उसका जो पैकेज बना था, सिर्फ वही मैंने क्लाइंट को देना है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं होता। आपके पास जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो आपने देखा होगा, आप एम एस एक्सेल भी चलाते हो, तो वहाँ पे आपको एक गाइड मिलती है हेल्प के नाम पे। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ उसकी एपीआईज़, उसकी यूज़र मैनुअल्स, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन भी उसका डिलीवरेबल का पार्ट होती है। ये चीज़ प्रोडक्ट के अंदर आती है और उसको साथ में मिलनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिजी वर्क। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है, उसको
बिजी कर देता है, मतलब हेक्टिक बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करें, एक्चुअल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अभी तक क्या क्या हो रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि जिन कंपनीज़ ने या जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी रखी थी, उनके सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं क्वालिटी वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, टाइमली वाइज, कॉस्ट वाइज सब में अच्छे हैं और बेहतर हैं। इससे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से ये हो रहा है कि बेटा आपका एक प्रॉपर चैनल जो है वो फॉलो हो रहा है और जितने भी स्टैंडर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो सारे मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आपके काम के ऊपर आपको एक बिजी वर्क या हेक्टिक वर्क आपको मिल चुका है, तो कोड करना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होता। जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं बेटा। माइक्स अभी भी म्यूटेड है आप सबके, मुझे चैट में बता दो। अच्छा, एक बात सब गौर से सुन लें, हमारा जो लेक्चर है वो 6 बजे बिल्कुल डॉट 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी डिले ना करे, अगर कोई डिले करता है तो वो लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं होगा। आज की क्लास बेटा प्रॉब्लम यह है कि एमसीएस के स्टूडेंट्स भी हैं और वो सारे जो है इवनिंग प्रोग्राम के होते हैं, तो वी कैन नॉट। प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता दूंगा, अभी जो है फ़िलहाल आज के लेक्चर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताएं। जी, रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब के चैनल बना के उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा जीसीआर पे। सारी रिकॉर्डिंग जो है क्लासेस की वो आपकी यूट्यूब पे मौजूद होंगी इंशाल्लाह। उरूज बेटा क्या कह रहे हो? अच्छा, अटेंडेंस में आज के अटेंडेंस में सबके लिए प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे अटेंडेंस शीट मिली नहीं है। तो फॉर टुडे आई एम मार्किंग एवरीवन प्रेजेंट, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई भी डिले नहीं करेगा, 6 बजे सारे क्लास में मौजूद होने चाहिए। मोहम्मद रेहान क्या कह रहे हो? एक मिनट, मोहम्मद सफदर क्या कह रहे हो? सैटरडे हो रहा है, जीसीआर पे संडे है। एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। अच्छा जी, फ्रांस में बेटा मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ट्यूसडे और संडे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो ट्यूसडे और संडे को है हमारी क्लास। तो मैंने क्या पोस्ट किया है, ट्यूसडे एंड संडे। बेटा जीसीआर पे सही है, जीसीआर पे जो आपके पास आ रहा है वही आपका स्केड्यूल है। नहीं अरीब बेटा, रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। ठीक है अता, तुम क्या कह रहे हो? रुको, जी अता, माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। इफ्तिखार जा सकते हो जी। सर वो अता बात कर रहा हूँ। अभी सारे स्टूडेंट है ना सर, तो मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सबने अपने अपने कोई एमसीएस ने अलग ग्रुप बनाया है, वो भेज रहे हैं लिंक। कोई बीसीएस वालों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिससे भी क्लास का इन्फॉर्मेशन होता है, क्लास स्टार्ट हो गई है ये बताना होता है, और भी चीज़ें होती है स्टूडेंट में। तो उसका गूगल क्लासरूम पे जो लिंक कर रहे हैं ना, सब सिर्फ एक ही ग्रुप ज्वाइन करें, अलग अलग ग्रुप नहीं बनाया सब अपना। ठीक है बेटा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो जीसीआर पे किसी इर्तिज़ा ने शायद आई गेस शेयर किया हुआ है उसका लिंक, तो सब वो ज्वाइन कर लें। लेकिन वो अनऑफिशियल ग्रुप है, वो कम्युनिकेशन आपकी इंटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें उसको। उसमें कोई अगर पोस्ट आता है तो वो मेरी तरफ से नहीं होगा, इसका ख्याल रखिएगा। मेरी जो कम्युनिकेशन है, प्राइमरी टूल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जीसीआर रहेगा, सेकेंडरी हमारा जो कीट है, कीट का एलएमएस जो है उसके थ्रू होगा। सर
मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, रुको अब्दुल गनी। जीसीआर पे जो लिंक है वो आपका, अतः रुको, तुम जो है तुमने एक और डाला हुआ है, इर्तिजा, इर्तिजा वाला जो बेटा ग्रुप है उसका ज्वाइन कर लो सारे। इर्तिजा वाला जो ग्रुप है बेटा उसको ज्वाइन कर लो सारे। उसी पे सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होगी। हाँ जी, क्या कह रहे थे तुम? सर मैं कह रहा था सर, सर 6 बजे के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिएगा, क्योंकि 6 बजे ऑफिस ऑफ होता है, फिर आपको बाहर की सिचुएशन पता है, 8 बजे वैसी प्रॉब्लम, तो एकदम सारे निकलते हैं तो ट्रैफिक बहुत चौक होता है। चलो मैं कर ये सकता हूँ कि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो 15 मिनट बाद ले लूँ, लेकिन लेक्चर बेटा रिपीट नहीं होगा, ठीक है? सर सर अटेंडेंस में लेक्चर तो आपने, उससे मैंने पूछा, रिकॉर्डिंग आप दे देंगे तो कोई इशू नहीं। जी जी, सर लेक्चर। बस शुरू के टाइम को चाहिए, वरना हाँ तो उसका जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है बेटा वो तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, उसकी फिक्र ना करें। जहांगीर क्या कह रहे हो जहांगीर? अच्छा, इर्तज़ा ने जूम का लिंक दिया, तो फिर एक काम करें बेटा, ये जो अता सुल्तानी ने जो शेयर किया है उसको ज्वाइन कर लो। मोहम्मद जहांगीर क्या कह रहे हो? सर क्लास की ये डेज फाइनल है? जी, ट्यूसडे और संडे, ट्यूसडे को 6 to 9, संडे को 9 to 12। ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज सबकी अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ प्रेजेंट, क्योंकि मेरे पास अटेंडेंस शीट अभी तक मौजूद अवेलेबल मुझे नहीं हुई। तो बाकी आप जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक मैं आपसे यूट्यूब पे उस पे जीसीआर पे शेयर कर दूंगा, और लेक्चर जो है आज का वो भी जीसीआर पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अतः एक बार जो है यहाँ पे चैट में भी शेयर कर दो Zoom उसका, हाँ जी, व्हाट्सएप का लिंक। ठीक है, क्लास लीव करें सारे। मोहम्मद दानियाल, अता, अरीब, इफ्तिखार, अली सिद्दीकी, मोहम्मद उसामा, इर्तज़ा, सैयद अरूज, अब्दुल रऊफ़, क्लास लीव करते जाओ सारे।